डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल रीड अबाउट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज़ अ सिलेबस ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड। यह क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानेंगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज विनर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज विनर के रूप में जाने जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ। फ्रॉस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉरेंस हाई स्कूल इन 1892। फ्रॉस्ट लॉरेंस हाई स्कूल से 1892 में ग्रेजुएट हुए। द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट एक्सेप्टेड हिज पोएम इंटाइटल्ड माई बटरफ्लाई, लॉन्चिंग हिज स्टेटस एज अ प्रोफेशनल पोएट। द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट ने उनकी जो पोएम थी जिसका टाइटल था माई बटरफ्लाई, उसे एक्सेप्ट किया और उन्हें एज अ प्रोफेशनल पोएट, एक व्यवसायिक कवि के रूप में लॉन्च किया विद अ चेक फॉर $15। $15 का इनको चेक दिया और प्रोफेशनल पोएट के रूप में लॉन्च किया। फ्रॉस्ट फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड अराउंड द एज ऑफ 40। ध्यान दें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना चाहिए। फ्रॉस्ट की जो पहली बुक पब्लिश हुई वो 40 वर्ष के उम्र में हुई, बट ही वुड गो ऑन टू विन अ रिकॉर्ड 4 पुलित्जर प्राइज। लेकिन उसके बाद ये 4 पुलित्जर प्राइज जीत करके इन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज की एंड बिकम द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि के रूप में जाने गए। बिफोर हिज डेथ एट द एज ऑफ 88, 88 वर्ष की उम्र से पहले ये वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा सर्वाधिक पॉपुलर प्रोमिनेंट पोएट के रूप में जाने गए। इन 1934 1924 में 1924 में फ्रॉस्ट वाज अवार्डेड हिज फर्स्ट 4 पुलित्जर प्राइजेज। जो 4 पुलित्जर प्राइज उन्होंने जीते उनमें से प्रथम पुलित्जर प्राइज इन्हें 1924 में मिला फॉर हिज बुक न्यू हैम्पशायर, और वह न्यू हैम्पशायर की रचना के लिए इन्हें मिला। ही वुड सब्सिक्वेंटली, उसके बाद लगातार इन्होंने पुलित्जर प्राइज जीते। नेक्स्ट जो सेकेंड पुलित्जर प्राइज इन्हें मिला वो उनकी रचना कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिली 1931 में। और फर्दर रेंज 1937 में ये इनकी नेक्स्ट जो वर्क्स आए इसके लिए इन्हों पुलित्जर प्राइज मिला। एंड अ विटनेस ट्री, एक विटनेस ट्री, अ विटनेस ट्री के नाम से जो इन्होंने वर्क लिखे 1943 में इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। ये 4 इम्पोर्टेंट वर्क्स थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जिनके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। इतना ही नहीं, इन 1960 में कांग्रेस अवार्डेड फ्रॉस्ट कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। कांग्रेस ने इन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से भी नवाजा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी पोएम। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आपको इस पोएम को ठीक तरीके से समझना हो तो प्लीज़ आप अपनी बुक को ओपन कर लें, साथ ही नोटबुक भी ओपन कर लें। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हमें लिखना चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन। फॉर द नेक्स्ट टाइम you can read and you can understand this poem very easily. Dust of snow. Now come to the point about the poem. About the poem के बारे में बात करते हैं। Dust of snow, जैसा कि आप टाइटल अभी आपने देखा, इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, एक बहुत ही छोटी सी पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। दिस पोएम, यह कविता, एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। इस कविता में कवि ने स्मॉल थिंग्स के सिग्निफिकेंस, उसके महत्व का वर्णन किया है जो किसी भी व्यक्ति के मूड को बदलने में आवश्यक हो सकता है, या एक ऐसा सिचुएशन जब आपको कुछ समझ में ना आए, उस स्थिति में छोटी चीज़ भी आपके लिए बड़ी साबित हो सकती है। द पोएट हैज़ मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम दैट आर बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। इस कविता में पोएट ने क्रो,
कौवे को और हेमलॉक धतूरे के पेड़ को यूज किया है, जो कि एक बैड ओमेन, एक अशुभ का संकेत, एक प्रतीक माना जाता है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के द्वारा, वी गेट अ मैसेज, हम यह संदेश पाते हैं, दैट कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन वर्स्ट सिचुएशन, हमें एक अच्छे सिचुएशन, एक अच्छी चीज़ों का आशा करना चाहिए, इवन इन वर्स्ट सिचुएशन, खराब से खराब परिस्थितियों में भी। वी मस्ट आल्सो रिमेंबर, हमें ये भी याद रखना चाहिए, दैट कि नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, प्रकृति और इसमें जो भी चीज़ें हैं, हैव द एबिलिटी, उनके पास योग्यता है, उनके पास ये क्षमता है, टू मेक वन हैप्पी, कि वो किसी को भी खुश कर सकते हैं, एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और वो आपको होपलेसनेस से बाहर निकाल सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट विद द पोएम टेक्स्ट डस्ट ऑफ स्नो। अब हम डस्ट ऑफ स्नो की पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, इसकी पहली लाइन कहती है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। आई want to tell you one again, if you want to understand this poem very carefully, then please open your book and notebook, and wherever you want to write, there you should write down the way a crow. In this poem, in this particular line of the poem, the poet wants to tell you that the way, जिस प्रकार से a crow, एक कौवे ने शुक यानी हिलाया, शुक डाउन ऑन मी, और मेरे ऊपर गिरा दिया, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, एक बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा कौवे ने गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, धतूरे के पेड़ से एक स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस पोएट के बॉडी पे गिरा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, दिस वाज द नॉर्थ अमेरिकन कॉनिफर। जो आप हेमलॉक ट्री यहाँ पे देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका का कॉनिफर नाम का एक पेड़ है, कॉनिफर नाम का एक पौधा है, जिसकी चर्चा हम इस पोएम में कर रहे हैं। कॉनिफर ट्री की बात हो रही है। नाउ कम टू द पॉइंट, इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ विंटर्स डे। इस स्टेंजा में जो पोएट है वो विंटर सीजन की बात कर रहा है, बिकॉज जनरली जो बर्फ़ होते हैं वो विंटर सीजन में ही आपको मिलते हैं। सो व्हेन ऑल द ट्री टॉप्स वर कवर्ड इन मासेस ऑफ स्नो फ्लैक्स, और उस टाइम पे उस हेमलॉक का ट्री पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। द पोएट वॉज वॉकिंग अंडर वन सच स्नो कवर्ड ट्री, और जो कवि है वो उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता है, जब वो एक क्रो उस पे आता है और बैठता है, और बैठने के बाद वो इस तरीके से उस पेड़ को हिला देता है कि एक स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस उसके बॉडी पे गिर जाती है। विच द पॉइजनस नोन एज हेमलॉक, ये एक पॉइजनस पेड़ है, वृक्ष है, जिसे हम धतूरे के रूप में भी अपनी भाषा में जानते हैं। हैंस बाई वर्च्यू ऑफ इट्स नेम दिस ट्री वॉज नॉट वन दैट यू कुड एसोसिएट विद एनीथिंग पॉजिटिव। ये हेमलॉक ट्री एक इस प्रकार का पौधा है जिसे आप किसी पॉजिटिविटी के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, किसी सकारात्मकता के साथ आप जोड़ नहीं सकते, ये इस प्रकार का पौधा है। हाउएवर अ क्रो अलाइटेड ऑन दिस ट्री सडनली, और उसी समय कोई एक कहीं से एक क्रो आता है और उस पेड़ पर आकर के बैठ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सडन मोशन, और उसके अचानक बैठ जाने की वजह से, द मास ऑफ स्नोफ्लैक्स अटॉप इट फेल डाउन ऑन द पोएट लाइक रेन, और उसके बैठ जाने से उस पेड़ के अंदर गति होती है, और उस गति से एक आइस का स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस फेल डाउन हो जाता है उसके बॉडी पे, और इस तरह से एक जैसे ठीक वर्षा की बूंद की तरह उस बॉडी पे, उसके बॉडी पे पड़ जाती है। द स्नोफ्लैक्स वर सो लाइट एंड मिनी स्कूल दैट द पोएट थॉट दे लुक्ड
लाइक वाइट, और वो इतना छोटा था कि वो दिखने में एकदम वाइट सा नज़र आ रहा था, सफ़ेद सा नज़र आ रहा था। लुक्ड लाइक वाइट एंड इमेक्युलेट डस्ट पार्टिकल्स, और ये इतना सफ़ेद था जैसे आप दूध की तरह समझ सकते हैं, एज वाइट एज अ मिल्क। शावर ऑफ स्नोफ्लैक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री इज इविडेंटली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का सब्जेक्ट मैटर ही है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, जैसा कि आपको टाइटल पता है इस पोएम का, यही सब्जेक्ट मैटर है इस पूरे पोएम का। एंड सिंस इट टच द पोएट इन सम वे, और ये डस्ट ऑफ स्नो, ये जो बर्फ़ का एक स्मॉल पार्टिकल है, एक छोटा सा जो पार्टिकल है, एक कण है, जिसने पोएट को पूरी तरह से टच्ड किया, मार्मिक स्पर्श किया, उसका वर्णन इस पोएम में कवि करना चाहता है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। वंस अगेन आपको मैं बता दूं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक क्रो ने, एक कौवे ने मेरे ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा, द डस्ट ऑफ स्नो, एक बर्फ़ का स्मॉल पार्टिकल, एक बर्फ़ का छोटा टुकड़ा, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के ट्री से मेरे ऊपर गिराया, और उस गिराने के बाद इस पोएट की जो मूड है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 2, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट of a day I had rued. Now you can see here in this particular stanza, has given my heart, कवि बताना चाहता है कि जब उसके ऊपर स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस, जब एक बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा पड़ता है तो किस तरीके से उसके मूड में परिवर्तन होता है। अ चेंज ऑफ मूड, और उसने उसके मूड को ही चेंज कर दिया, उसकी मन स्थिति को ही बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने बचा दिया कुछ भाग को, ऑफ अ डे, दिन के, आई हैड रूड, जो कि बर्बाद होने वाला था। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्लेन्स टू अस एग्जैक्टली इन व्हाट वे द शोर ऑफ स्नोफ्लैक्स हैड एन इफेक्ट ऑन हिम। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो कवि है वो वास्तव में आपसे सिर्फ इस बात को जाहिर करना चाहता है कि किस तरह से उस बर्फ़ के बौछार ने उसके ऊपर प्रभाव डाला। ही सेज दैट इट चेंज हिज मूड, वो कहता है इट चेंज माई मूड, कि इस बर्फ़ के टुकड़े ने मेरे मूड को बदल दिया। दैट इज़ टू से ही हैड बीन इन सुलेन आर डिस्पेयरिंग मूड, अभी वो बड़े ही निराशा वाली स्थिति में चल रहा था और अचानक से उसके मूड में परिवर्तन आता है। एंड द स्नो फ्लैक्स फॉलिंग ऑन हिम, जब स्नो फ्लैक्स उसके ऊपर गिरती है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ग्लैंडेंड हिज हर्ट, और वो उसके हर्ट को, उसके आत्मा को प्रसन्नता से भर देती है। इन एडिशन टू दिस देयर वाज अनदर इफेक्ट दैट द शावर ऑफ स्नो फ्लैक्स हैड ऑन द पोएट, इसके अलावा एक दूसरा इफेक्ट, एक दूसरा प्रभाव भी इस पोएट के ऊपर, इस बर्फ़ के टुकड़े का पड़ता है। ही सेज दैट, वो कहता है कि द पर्टिकुलर डे वॉज वन दैट ही हैड नॉट बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड इन फैक्ट इट वॉज नॉट गोइंग टू वेल ईदर। साथ ही साथ आप लास्ट के 2 लाइन्स को देखें, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, वो ये भी बताता है कि आने वाले जो समय थे मेरे दिन के, वो समय भी मेरे अच्छे गुजरने वाले नहीं थे, लेकिन जब इसके ऊपर उस बर्फ़ का टुकड़ा पड़ता है तो ये पूरी उसकी मूड को चेंज कर देती है, और साथ ही साथ उसका बाकी जो बचा हुआ समय होता है दिन का, वो भी बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ही हैड डिसाइडेड इन हिज माइंड, वो अपने माइंड में डिसाइड करता है दैट द पर्टिकुलर डे वुड गो वेस्ट, वो ये उसे इससे पहले जब पोएट एक सैड मूड में था, एक बैड मूड में था, तब उसे लगता था कि मेरे दिन का जो पूरा पार्ट बचा हुआ है वो वेस्ट चला जाएगा। बट द डस्ट ऑफ स्नो, द स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस, हैज़ चेंज्ड हिज माइंड, इट मेड हिम फील दैट द डे हैड नॉट बीन अ कंप्लीट वेस्ट, और उसको इस बात को महसूस करने के लिए वो बाध्य हो जाता है कि उसका पूरा दिन वेस्ट नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ। एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ दैट डे हैड बीन प्लीजेंट, कम से कम उसके दिन का कुछ हिस्सा, कुछ भाग तो प्लीजेंट रहा। सिंस इट हैड गिवन हिम अ न्यू एक्सपीरियंस दैट ही वुड ट्रीजर, और इस स्मॉल पार्टिकल ने उसे एक नया, एकदम न्यू अनुभव, एक नया अनुभव देता है जिसे वो ट्रीजर कर लेता है, जिसे वो संग्रहित कर लेता है। माय डियर
brothers and sisters, in this poem the poet tells us that even a single moment has a large impact and significance. एक स्मॉल, एक सिंपल मोमेंट, एक साधारण सा क्षण भी व्यक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है और उसके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। यही इस पोयम का जिस्ट है, यही इस पोयम का थीम है। दिस पोयम स्टैंड्स फॉर गाइडिंग अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट ऑल होप्स। ये जो कविता है ये उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी पूरी होप, पूरी आशा खो चुका होता है एंड इज़ वेरी सैड, और जो बहुत दुखित होता है। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज द मूड ऑफ द पोएट। ये जो बर्फ़ का जो आइस का स्मॉल पार्टिकल है जो कि उस पोएट के ऊपर गिरता है, उसने उसके पूरे मूड को चेंज कर दिया। द पोएट हैज़ मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। इस कविता में जैसा कि आपने देखा एक कौवे और हेमलॉक ट्री को कवि ने मेंशन किया है। क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सारोफुल मूड। जो कौवा है वो डिप्रेसिव और सारोफुल मूड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक का ट्री होता है, जो धतूरे का पेड़ होता है, वो एक जहरीला ट्री होता है, एक जहरीला वृक्ष होता है। बोथ ऑफ दिस सिग्निफाइज दैट द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड। और ये जो क्रो और जो हेमलॉक के ट्री को अगर आप देखें और समझें तो आपको ये पता चलेगा, ये आपको कभी बताना चाहता है कि ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, वह एक अच्छे मूड में नहीं था। एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क, डिप्रेसिव एंड बीटर साइड ऑफ द नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड। और इसीलिए वह उस प्रकृति के डार्क और डिप्रेसिव और एक बीटर साइड, एक कड़वे साइड की बात करता है, जो कि आपने इस पोयम में पढ़ा। इन सच अ सैड डिप्रेसिव मूड द पोएट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। आपको मैं वंस अगेन आप इसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसे समझिए। इन सच अ सैड डिप्रेसिव मूड, इस तरह के दुखित और अवसादपूर्ण अवस्था में द पोएट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के ठीक नीचे बैठा हुआ था। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और उस ट्री के ऊपर एक क्रो भी बैठा हुआ था, एक कौवा भी बैठा हुआ था। एंड शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, और वह एक डस्ट ऑफ स्नो, एक स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो को शुक करता है, हिला देता है, विच इज स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द सर्फेस आफ्टर द स्नोफॉल। और उसके बाद वो स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस पोएट के ऊपर गिरता है। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। और सिर्फ इतने छोटे से काम ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव द रेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे, और बाकी जो बचे हुए समय था उस समय को इस क्रो ने, इस आइस के स्मॉल पार्टिकल ने चेंज कर दिया इस सैड से हैप्पीनेस में। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो स्टेंजा पर आधारित होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं। यहाँ से आपको 2 + 2 = 4 दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। आप इसे राइट डाउन कर लें। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, विच इज़ टेकन फ्रॉम द स्टेंजा फर्स्ट। स्टेंजा फर्स्ट से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है उसकी हम बात करते हैं। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब एक बहुत ही खूबसूरत, एक सुंदर सा छोटा सा कण है आइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम के पोएट का क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। जैसा कि आपने देखा इस पोएम के पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? इस पोएम का क्या नाम है? द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो है। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई? हेमलॉक ट्री किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज डेथ एंड फियर। हेमलॉक जो ट्री है वो मृत्यु को और भय को रिप्रेजेंट करता है। इट डजंट सिग्निफाइज एनीथिंग पॉजिटिव। यह कुछ भी सकारात्मक रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट? किस प्रकार से डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को अफेक्ट किया, प्रभावित किया? द डस्ट ऑफ स्नो चेंज पोएट्स मूड। डस्ट ऑफ स्नो यानी जो स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस था उसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। फ्रॉम बैड टू गुड एंड गैलेंडेड हिज हर्ट। जो पहले पोएट बैड सैड अवस्था में था अब वो वेरी गुड, अब वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था
और अपने आप को ग्लैंडेड, अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर रहा था। वेयर, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड द क्रो सिट, कौवा कहाँ बैठा हुआ था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, कौवा हेमलॉक के ट्री पे बैठा हुआ था। ही शुक द ट्री एंड आइस फेल फ्रॉम इट, उसने उस पेड़ को हिलाया और वहाँ से आइस यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा नीचे गिरता है। नेक्स्ट, अंडर व्हिच ट्री वाज पोएट स्टैंडिंग, किस पेड़ के नीचे पोएट खड़ा था। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। नाउ स्टेंजा नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेंजा नंबर 2, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेंजा नंबर 2। व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, पोएट क्या आपको बताना चाहता है। द पोएट इज़ ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, जो पोएट है वो हमें ये बताने का प्रयास करता है दैट स्मॉल थिंग्स, जो छोटी चीज़ें होती हैं, कैन ब्रिंग बिग चेंजेज, वो भी बड़ी परिवर्तन ला सकती हैं इन लाइफ, हमारे जीवन में। एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, और अप्रत्याशित खुशी प्रसन्नता भी हमें दे सकती है। व्हाट टाइप ऑफ मूड द पोएट वाज, पोएट किस प्रकार की अवस्था में था, किस प्रकार की मन स्थिति में था। द पोएट वाज इन अ डिप्रेस्ड एंड होपलेस मूड, जो पोएट था वो बड़ा ही डिप्रेस्ड था, चिंतित था, और होपलेस बड़ा ही निराश था। व्हाट डज द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड, पोएट के मूड को किस चीज़ ने चेंज कर दी। अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस, बर्फ़ के एक छोटे से कण ने फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द पोएट, जो कि ट्री से, पेड़ से पोएट के ऊपर गिरती है। एंड चेंज्ड हिज मूड टू हैप्पीनेस, और इस प्रकार से उसका जो मूड था वो बैड से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या सेव्ड होता है, क्या बच जाता है। सम पार्ट ऑफ द डे, जैसा आपने देखा लास्ट स्टेंजा के थर्ड लाइन में पोएट ने कहा है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, द डस्ट ऑफ स्नो सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, किसने उसके दिन के कुछ बचे हुए भाग को बचाया, तो डस्ट ऑफ स्नो ने। सो द आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो सेव सम पार्ट ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे, पोएट अपने दिन के बारे में कैसा महसूस कर रहा था। नाउ आंसर इज द पोएट वाज फीलिंग सैड अबाउट हिज डे, पोएट अपने दिन के बारे में बड़ा ही बुरा महसूस कर रहा था। हाउ डिड द पोएट फील फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पोएट किस तरह से महसूस कर रहा था फॉर रेस्ट ऑफ द डे, बाकी बचे हुए दिन के लिए। द पोएट फेल्ट हैप्पी, पोएट खुशी महसूस कर रहा था, एंड पॉजिटिव और सकारात्मक महसूस कर रहा था फॉर द रेस्ट ऑफ द डे व्हेन दिस इंसिडेंट ऑकर्स, जब उसके साथ ये घटना घटती है तो बाकी बचा हुआ समय वो बड़ा ही हैप्पी और पॉजिटिव महसूस करता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस योर बेल आइकन। आप अपनी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर आप ऑन कर लें ताकि जब कभी भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।